नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रे। आज मैं माइनर पेपर डीडीयू का जो माइनर पेपर है PSY 100 यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज हम कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो अदर माइनर पेपर के क्वेश्चंस हैं उनके भी क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। संचार शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आप देखेंगे इसमें सबसे सही स्पेलिंग है कम्युनिकेयर, पहला ए। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिकेयर, COMMUNICARE। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज ए डैश वर्ड। कम्युनिकेशन कैसा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जर्मन वर्ड है या इंडियन वर्ड है? तो आपको बताएंगे कि कम्युनिकेयर इज ए डैश वर्ड। कम्युनिकेयर कौन सा वर्ड है? तो आपको बता दें कि कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर, विच ऑफ दिस इज ग्रेटेस्ट मीन ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा सूचना संप्रेषित करने का, संप्रेषित मतलब भेजने का सबसे बड़ा साधन है? राइटिंग, वर्ड, साइन या पिक्चर? तो देखिए, शब्द से बड़ा कोई माध्यम नहीं होता है, तो आंसर होगा इसका बी, थर्ड का बी। शब्द ही संचार का सबसे बड़ा साधन है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, डैश मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। का अर्थ है मैसेज की समझ प्रदान करना। मतलब कोई भी मैसेज आपको भेजा जाता है और जब आप उसको समझ लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इनकोडिंग कहते हैं, रिसीवर कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं या फीडबैक कहते हैं? देखिए, इनकोडिंग और डिकोडिंग दो चीज़ हैं। जब आप किसी मैसेज को कोड करते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं, उसे इनकोडिंग कहते हैं। बाद में जब वो आपकी मैसेज को पढ़ता है, समझता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। तो ये चौथा का आंसर होगा सी, डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन जो है, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो मैसेज को संप्रेषित करता है, प्रसारित करता है, उसे क्या कहा जाता है? चैनल कहा जाता है, सेंडर कहा जाता है, रिसीवर कहा जाता है, रिस्पॉन्स कहा जाता है? हिंदी में देखेंगे, संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को डैश कहा जाता है। तो चैनल कहा जाता है, प्रेषक, सेंडर कहा जाता है, रिसीवर कहा जाता है या रिस्पॉन्स कहा जाता है? तो देखिए, सेंडर कहा जाता है। जो व्यक्ति मैसेज भेजता है उसे हम सेंडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 मिनट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन है, डैश एम्स एट मेकिंग पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। का उद्देश्य लोगों के संगठन के सामान्य हित के लिए काम करना है। किसका उद्देश्य? कम्युनिकेशन का, संचार का उद्देश्य जो होता है, हम सब लोग संचार, बातें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सूचनाओं का आदान प्रदान क्यों होता है? कि सभी लोग एक कॉमन पर्पस के लिए काम करें। तो कम्युनिकेशन, आंसर होगा ए, 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद देमसेल्व इज। किसी संगठन के सदस्यों के बीच उनके भीतर होने वाला संचार क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, एक्सटर्नल यानी बाहरी, फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक और इंटरनल यानी कि आंतरिक। तो देखिए, संगठन के अंदर अगर कोई संचार हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी आंसर होगा इसका डी, 7 का डी।
8वां क्वेश्चन देखेंगे, इनफॉर्मल मीटिंग मार्क्स द डैश ऑफ द प्रॉब्लम। अनौपचारिक बैठकें समस्या के डैश को चिन्हित करती हैं। देखिए, एक होता है फॉर्मल मीटिंग जो संगठन में ली जाती हैं अपने समय समय से, संगठन की संबंध में महत्वपूर्ण जो भी सूचनाएं देनी होती हैं। अनौपचारिक बैठकें जो होती हैं वो ये समझाती हैं कि जो समस्या है वो कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनफॉर्मल मीटिंग मार्क द डैश ऑफ द प्रॉब्लम। अनौपचारिक बैठकें समस्या के महत्व को प्रदर्शित करती हैं, यानी इम्पोर्टेंस, यानी आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल कम्युनिकेशन इंश्योर्स डैश एंड डैश। मौखिक संचार डैश और डैश सुनिश्चित करता है। अब आपको बताना है कि मौखिक संचार क्या सुनिश्चित करता है। फ्लुएंसी और स्पीड, एडिक्वेट अटेंशन, इमीडिएट रिस्पॉन्स, स्पीडी इंटरेक्शन, इमीडिएट रिस्पॉन्स, या फिर स्पीड या अटेंशन। ये आपको बताना है। मौखिक संचार क्या होगा इसमें बताइए। ओरल कम्युनिकेशन इंश्योर डैश इंश्योर्स डैश एंड डैश। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, स्पीडी इंटरेक्शन, इमीडिएट एंड रिस्पॉन्स, त्वरित बातचीत, तुरंत प्रतिसाद। ठीक है, 10वां देखेंगे क्वेश्चन, As a mean of communication, email has feature of the immediacy of both dash and dash। संचार के साधन के रूप में ईमेल में डैश और डैश दोनों की तात्कालिक विशेषताएं होती। क्या विशेषताएं होती? रीडिंग एंड रिसीविंग, पढ़ना और प्राप्त करना, राइटिंग एंड सेंडिंग, लिखना और भेजना, कॉलिंग एंड रिसीविंग, बुलाना और प्राप्त करना, और रिसीविंग एंड सेंडिंग, प्राप्त करना और भेजना। तो देखिए, आप बहुत से लोग जानते होंगे जो ईमेल को यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो एज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल हैव फीचर ऑफ इमीडिएसी ऑफ बोथ रिसीविंग एंड सेंडिंग, प्राप्त करना और भेजना, यानी कि आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दिस इज ए मेन एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व कौन सा है? द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का वॉल्यूम, नेम ऑफ द स्पीकर, नेम ऑफ द लिसनर, यानी सुनने वाले का नाम, एज ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले की आयु। तो देखिए, गैर मौखिक संचार में जो स्पीकर जो बोलता है उसकी वॉल्यूम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि वो कैसे बोल रहा है, कितनी स्पीड में, कितने वॉल्यूम में वो बोल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन था 11 का आंसर होगा वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा नॉन गैर मौखिक संचार का तत्व नहीं है? पहला दिया है, फिर से कोई बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ इंग्लिश में, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा गैर मौखिक संचार का तत्व नहीं है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पर्सनल अपीयरेंस, व्यक्तिगत उपस्थिति, ये जरूरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। पोस्चर, आपकी पोजीशन सही है, ये भी है। आई कांटेक्ट, ये भी गैर मौखिक संचार का तत्व है। लेकिन नेम ऑफ द स्पीकर ये नहीं है। नेम से कोई मतलब नहीं होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नाम से, वक्ता के नाम से कोई मतलब नहीं होता, यानी 12 का आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कमांडमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का आदेश नहीं है? क्लैरिटी इन लैंग्वेज, मतलब भाषा में स्पष्टता, लिसन पुअरली, खराब ढंग से सुनना, होम कम्युनिकेशन स्किल, घरेलू संचार कौशल, एडिक्वेट मीडियम, पर्याप्त माध्यम। कौन सा प्रभावी संचार का आदेश नहीं है, क्रम में नहीं है? जी बताइए, बाकी तो सब आपको समझ में आ रहा होगा कि सब प्रभावी संचार एक अच्छे संचार के लिए जरूरी है।
एक ऑप्शन ऐसा है जो अच्छे संचार के लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए, खराब ढंग से अगर आप सुनेंगे तो कम्युनिकेशन हो पाएगा? सामने वाला कुछ और बोलेगा और आपको कुछ और सुनाई देगा और आप कुछ और रिस्पॉन्स करेंगे तो कम्युनिकेशन खराब होगा। यानी लिसन पुअरली ये जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का अंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14। देयर इज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन वेयर वर्ड्स आर अटर्ड इन ए डैश सेंस। कहता है कि जब शब्दों का उच्चारण डैश अर्थ में किया जाता है तो संचार में बाधा उत्पन्न होती है। निगेटिव नकारात्मक में, नकारात्मक में। ठीक है, लोग एक ही स्टेटमेंट बोलते हैं और टोंट में बोलते हैं और नकारात्मक वे में बोलते हैं। उसी स्टेटमेंट को अब सामने वाले को ये समझ में नहीं आता है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जैसे किसी स्टूडेंट पे टोन मारा जा रहा है, ये पढ़ने में बहुत तेज है, तो वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, किस वे में आदमी बोल रहा है, मतलब नहीं समझ में आ पाता है। तो कहता है देयर इज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन वेयर वर्ड्स आर अटर्ड इन ए डैश सेंस, निगेटिव, पॉजिटिव, पोलाइट और गुड। कहता है कि जब शब्दों का उच्चारण डैश अर्थ में किया जाता है तो संचार में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, जब शब्दों का उच्चारण निगेटिव वे में किया जाएगा, 4 ऑप्शन है ना, निगेटिव, पॉजिटिव, पोलाइट या गुड, नकारात्मक, सकारात्मक, विनम्र या अच्छा। तो देखिए, नकारात्मक यानी निगेटिव वे में जब शब्दों का उच्चारण किया जाएगा तो जो है कम्युनिकेशन में बाधा आती है, यानी आंसर होगा ए। शब्दों का उच्चारण नकारात्मक अर्थ में किया जाता है तो संचार में बाधा आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15। डैश मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज का अर्थ है संदेश की समझ प्रदान करना। संदेश की समझ प्रदान करना, ये क्वेश्चन पहले भी हो गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे। इनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, तो डिकोडिंग होता है संदेश की समझ प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल मेकिंग ए स्लाइड नंबर ऑफ वर्ड्स शुड बी लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ डैश पर स्लाइड। स्लाइड बनाते समय शब्दों की संख्या प्रति स्लाइड अधिकतम तक सीमित होनी चाहिए। स्लाइड बनती है, आपको मालूम ही है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे सब जानते हैं। तो स्लाइड बनाते समय शब्दों की संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए तो 10 होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 10। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। डैश इज सेंट टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपुल वेयर एज डैश मे बी मीन्ड फॉर जनरल पब्लिक। डैश लोगों के विशिष्ट समूह को भेजा जाता है जबकि डैश आम जनता के लिए हो सकता है। क्या चीज़ ऐसा है? कौन सा क्या चीज़ है जो विशेष लोगों के पास भेजा जाता है? जो विशेष लोगों के पास भेजा जाता है उसे परिपत्र कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं, और जो आम जनता के लिए भेजा जाता है उसे सूचना कहते हैं। तो सर्कुलर और नोटिस, सर्कुलर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए होता है और नोटिस जो होगा वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। तो 17वां का आंसर होगा डी, सर्कुलर एंड नोटिस। सर्कुलर आपको बता दें विशिष्ट समूह के लोगों के लिए होता है और नोटिस जो है सामान्य जनता के लिए। 18वां क्वेश्चन है इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन TQM। देखिए, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में ही देखिए, सबसे ज़्यादा सही रहेंगे। TQM का फुल फॉर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए रिज्यूम नीड्स conceptualization of your dash and dash all in one document। एक बायोडाटा के लिए आपके डैश और डैश सभी को एक दस्तावेज में अवधारणाबद्ध करने की आवश्यकता होती है। क्या क्या चीज़ बायोडाटा में आप क्या मतलब मेन रूप से कहता है, एक ही दस्तावेज में, एक ही मतलब बायोडाटा में आप दोनों चीज़ों को सम्मिलित कर लें। क्या क्या चीज़ बताते हैं आप लोग? ए रिज्यूम नीड्स कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ योर डैश एंड डैश ऑल इन वन डॉक्यूमेंट। रिज्यूम में क्या होना चाहिए? तो लिखा है आंसर सी, एकम्प्लिशमेंट एंड एक्सपीरियंस
आपकी उपलब्धियां और आपके अनुभव सभी चीज़ आपके रिज्यूम में आ जाते हैं। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रॉब्लम विथ प्रूफ रीडिंग। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द प्रॉब्लम विथ प्रूफ रीडिंग इज दैट यू विल हैव टू बी गुड एट डैश एंड डैश। प्रूफ रीडिंग में समस्या है कि आपको किस चीज़ में अच्छा होना चाहिए, दो चीज़ों में अच्छा होना चाहिए। लिखा हुआ है ना, डैश और डैश में अच्छा होना है। किस दो चीज़ों में? चार ऑप्शन है आपके पास, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, वर्तनी और विराम चिन्ह, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, उच्चारण और वर्तनी, पंक्चुएशन प्रोनाउंसिएशन, विराम चिन्ह और उच्चारण, और पैरा प्रेसिंग एंड स्पेलिंग, पैरा वाक्यांशीकरण एंड वर्तनी लिखा हुआ है। तो आपको बता दें, जब भी आप प्रूफ रीडिंग के बारे में बात करते हैं उसमें आपको सबसे पहले आपको स्पेलिंग और पंक्चुएशन में एकदम बढ़िया होंगे, तभी आप प्रूफ रीडिंग कर पाएंगे। ओके, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, एवरी सेंटेंस हैज टू इसेंशियल पार्ट्स। छोटी सी क्लास में पढ़ाया जाता है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। क्लास 8 में ही या 7th में ही पढ़ा दिया जाता है। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा जोर दीजिए अपने दिमाग पर, आपको याद आएगा। प्रत्येक वाक्य के दो आवश्यक भाग होते हैं, याद है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आंसर होगा सी। ठीक है, विधेय और विषय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल हैव फीचर ऑफ इमीडिएंसी ऑफ बोथ डैश एंड डैश। ये तो मैं बता भी चुका हूँ। संचार के साधन के रूप में ईमेल डैश और डैश दोनों की तात्कालिक विशेषता होती है। रिसीविंग और सेंडिंग दोनों की तात्कालिक विशेषता होती है। ईमेल में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसीविंग और सेंडिंग दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज, संचार का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? टू क्रिएट बैरियर्स, टू क्रिएट नॉइज, टू इफेक्ट चेंज, नन ऑफ दीज। टू क्रिएट बैरियर्स, बाधाएं पैदा करना। टू क्रिएट नॉइज, संचार का उद्देश्य ही होता है हल्ला करना। टू इफेक्ट चेंज, संचार शोर मचाना, परिवर्तन लाना। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। फिर से थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्वेश्चन देखेंगे। द प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू क्रिएट बैरियर्स, टू क्रिएट नॉइज। टू क्रिएट बैरियर्स मतलब बाधा उत्पन्न करना। टू क्रिएट नॉइज, शोर मचाना। टू इफेक्ट चेंज, परिवर्तन को प्रभावी बनाना। नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा सी, ये परिवर्तन को प्रभावी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कम्युनिकेशन थ्रू डैश एंड डैश इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। डैश और डैश के माध्यम से संचार को मौखिक संचार कहा जाता है। देखिए, अगर आप जो है बोलेंगे शब्द में बोल के या लिखित शब्द में कुछ संचार कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, शाब्दिक संचार कहते हैं। ठीक है, तो स्पोकन वर्ड्स एंड, ये मौखिक संचार गलत लिखा हुआ है, शाब्दिक संचार होना चाहिए। स्पोकन वर्ड्स एंड रिटन मटेरियल इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, हिंदी वाला। ये मौखिक संचार नहीं, शाब्दिक संचार होगा, क्योंकि स्पोकन वर्ड और रिटन मटेरियल दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25वां, डैश इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। फिर से पढ़ देता हूं, थोड़ी जल्दी हो गई। इज एन डैश इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, राय या भावनाओं का आदान प्रदान है। क्या है? कम्युनिकेशन है। आंसर होगा ए, कम्युनिकेशन है। दो लोग जब भी अपनी राय, विचार एक दूसरे को बताते हैं तो इसे कम्युनिकेशन, संचार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्टडी ऑफ टचेज एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संचार के रूप में स्पर्शों का अध्ययन है। क्या है? हैप्टिक्स। हैप्टिक्स एक स्टडी है जिसमें जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक प्रकार है। ठीक है, तो हैप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टचेज एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
डैश अशाब्दिक संचार के स्पर्शों का अध्ययन है, तो हैप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन अनाउंसमेंट सी दैट इज सेंट टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। मैंने अभी पहले ही बताया था और वो क्वेश्चन आ गया कि जो एक घोषणा पत्र जो विशेष समूह को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर था उसका सर्कुलर। और सामान्य जनता को जो भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, नोटिस। क्या कहते हैं, नोटिस यानी सूचना। तो हमसे पूछा है कि विशिष्ट ग्रुप को, समूह को जो भेजा जाता है उसे, तो सर्कुलर, आंसर सी सही होगा, 27 का सी। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज इसेंशियली स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ ए सिचुएशन, प्रोजेक्ट और प्रोसेस और टेस्ट एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय। डैश अनिवार्य रूप से किसी स्थिति, परियोजना या प्रक्रिया या परीक्षण के तथ्यों का एक बयान है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए। इंग्लिश में देखेंगे फिर से एक बार, डैश इज इसेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन, प्रोजेक्ट और प्रोसेस और टेस्ट, अच्छा, एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय। देखिए किसी भी परियोजना या प्रक्रिया के बारे में जब आप कोई भी तथ्य को लिखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे टेक्निकल रिपोर्ट कहा जाता है और इसे साक्ष्य के साथ होना चाहिए, यानी कि तकनीकी रिपोर्ट और साक्ष्य। यह आंसर होगा बी, 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर हम देखेंगे, कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर्स यूटिलाइज डैश एंड डैश द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। कम्युनिकेशन मैनेजर्स को हेल्प करता है, क्या दो चीज़ें प्रभावी तरीके से यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। सारे प्रबंधकों को सबसे प्रभावी और कुशल तरीके से डैश और डैश का उपयोग करने में मदद करता है। किस चीज़ का उपयोग करने में मदद करता है आपको बताना होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कर्मचारी, पहला ए एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी संगठन। बी लिखा है कंट्रोल इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, नियंत्रण प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्लान एंड गोल्स, योजनाएं एवं लक्ष्य, मैन पावर एंड रिसोर्सेज। देखिए मैन पावर एंड रिसोर्सेज सबसे सही सटीक आंसर, जनशक्ति और संसाधन का उपयोग करने में मदद करता है। 30वां, डैश इज डन व्हेन यू नीड टू कंटिन्यू लर्निंग एंड स्टडिंग दैट यू डेवलप योर ओन थिंकिंग एंड स्किल। इंग्लिश में देखिए, डैश तब किया जाता है जब आपको सीखना और अध्ययन जारी रखना होता है ताकि आप अपनी सोच और कौशल विकसित कर सकें। आंसर होगा प्रोफेशनल रीडिंग, पेशेवर पढ़ना। ठीक है, कहता है पेशेवर पढ़ना तब किया जाता है जब आपको सीखना और अध्ययन रखना जारी रखना होता है। देखिए वकील क्या होते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, टीचर भी हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो पेशेवर पढ़ना, लगातार आप तब तक अध्ययन जारी रखते हैं जब आप पेशेवर हो जाते हैं। ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ मेमो शुड बी डैश एंड डैश टू अंडरस्टैंड। समझने के लिए मेमो की भाषा कैसी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, हम लोग सीधे जो है करेक्ट आंसर पे ध्यान देंगे। ल्यूसिड एंड इजी, स्पष्ट और आसान होनी चाहिए। आंसर होगा सी। ठीक है, यानी मेमो की भाषा जो होगी वो स्पष्ट और आसान, यानी ल्यूसिड एंड इजी। लैंग्वेज ए मेमो शुड बी ल्यूसिड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ R&D। R&D का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको मालूम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अनुसंधान और विकास विभाग। देखिए R&D का फुल फॉर्म है, आंसर डी, अनुसंधान और विकास विभाग। 33वां क्वेश्चन है, डैश एंड डैश। देखिए सारे क्वेश्चन में डैश एंड डैश आ रहा है। क्वेश्चन को घुमाने के लिए ज़्यादातर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैश एंड डैश एज विजुअल एड शुड कंटेन द मिनिमम इंफॉर्मेशन नेसेसरी। दृश्य सामग्री के रूप में डैश और डैश में न्यूनतम जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। न्यूनतम जानकारी कम से कम कहता है कि
तो ओवरहेड प्रोजेक्ट्स और स्लाइड में एज विजुअल एड्स शुड कंटेन द मिनिमम इंफॉर्मेशन नेसेसरी, यानी आंसर होगा डी। ओवरहेड प्रोजेक्ट और स्लाइड में कहता है दृश्य सामग्री के रूप में न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, ये तो क्वेश्चन हो गया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द डैश ऑफ प्रोसेस इज थिंकिंग और कवरिंग टू डैश व्हाट वन ईयर। डैश प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सोचना या जो कुछ सुना जाता है उसे डैश में परिवर्तित करना होता है। द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डैश प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। देखिए लिसनिंग, सुनना जो है, कहता है कि थिंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और कन्वर्टिंग टू मीनिंग व्हाट वन हियर, पहले आप बात को ध्यान से सुनिए और फिर उसकी मीनिंग निकालिए। अगर आप बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं और या फिर उसकी मीनिंग सही से नहीं निकालते हैं तो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। तो लिखा है द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द थिंकिंग का क्या होगा, लिसनिंग एंड कन्वर्टिंग टू मीनिंग व्हाट वन हियर्स। ठीक है, यानी कि आप जो है थिंकिंग की प्रोसेस में पहले सुनिए और बाद में उसे अपने उसकी मीनिंग निकालिए। प्रक्रिया कहता है कि सुनना प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सोचना या जो कुछ का सुना जाता है उसे अपने अर्थ में परिवर्तित करना, या मतलब लिखा है या अर्थ में परिवर्तित करना होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन एकदम 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये ज़्यादातर पूछता है, इसको याद रखिएगा। सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, रिस्पॉन्स और फीडबैक, इसका क्रम याद रखिएगा। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस की प्रोसेस है। पहले सेंडर आता है, फिर इनकोडिंग आता है, फिर मैसेज, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर रिस्पॉन्स और फिर फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इनक्लोजेस द वर्ड ऑफ ए स्पीकर। डैश वक्ता के शब्दों को घेरता है, क्या चीज ऐसा है? ठीक है, वक्ता के शब्दों को क्या घेरता है? कोटेशन मार्क। आप देख रहे हैं ना, किसी भी राइटर के शब्दों को आप जब कॉपी में या नोट्स में लिखते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, तो राइटर के बारे में जो उसने स्टेटमेंट दिया उसको एकदम आप इन्वर्टेड कामा में कर देते हैं, उसे कोटेशन मार्क्स कहते हैं। डैश पर्टेन टू व्हाट टू से एस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, कहता है डैश समूह चर्चा में के क्या कहना है पहलू से संबंधित है। ग्रुप बिहेवियर, अपीयरेंस, मैनर, नॉलेज ऑफ द कंटेंट। देखिए नॉलेज ऑफ द कंटेंट पर्टेन टू व्हाट टू से एस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, कहता है कि सामग्री का ज्ञान समूह चर्चा के क्या कहना है पहलू से संबंधित। भाई मटेरियल के बारे में बताया जाता है क्या आपको डिस्कस करना है ग्रुप डिस्कशन में, वही सामग्री का ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। डैश इज मेनली यूज टू इंट्रोड्यूस वर्ड दैट एक्सप्लेन, एम्पलीफाई और इंटरप्रेट व्हाट प्रेसीड इट। डैश का उपयोग मुख्य रूप से उन शब्दों को पेश करने के लिए किया जाता है जो इनके पहले ही व्याख्या, विस्तार या व्याख्या करते हैं। कॉलन का यूज किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? कॉलन जो दो बिंदु होती है। इज मेनली यूज टू इंट्रोड्यूस वर्ड दैट एक्सप्लेन, एम्पलीफाइड और इंटरप्रेट व्हाट प्रेसीड्स इट। ठीक है, का उपयोग मुख्य रूप से, कहता है कॉलन का उपयोग मुख्य रूप से उन शब्दों को पेश करने के लिए किया जाता है जो इसके पहले की व्याख्या या विस्तार या व्याख्या करते हैं। कॉलन वाले में क्या होता है, आप जो स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसके आगे 2 कॉलन लगा देते हैं और फिर नीचे उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, कहता है ना, वही कॉलन है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डैश कैन बी यूज्ड टू शो द ओमिशन ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस, कहता है कि का उपयोग क्रिया का लोप दिखाने के लिए किया जा सकता है। किस चीज़ का उपयोग किया जा सकता है? कॉमा, कॉलन, फुल स्टॉप, हाइफन।
देखिए कॉमा यानी अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है, कैन बी यूज टू शो द ओमिशन ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस। कहता है किसी वाक्य में क्रिया का लोप दिखाने के लिए उसका कॉमा का यूज किया जाता है, अल्प विराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेपरेट ए नाउन क्लास प्रीसीडिंग ए वर्ब डैश इज यूज्ड। देखिए कम्युनिकेशन में कुछ क्वेश्चन अंग्रेजी ग्रामर से भी आएंगे, इंग्लिश ग्रामर से भी आएंगे, आपको थोड़ा तैयार करना होगा। ठीक है, क्रिया से पहले संज्ञा उपवाक्य को अलग करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा कॉमा 41 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोइंग डायरेक्शन टू ए ग्रुप रिक्वायर द फॉलोइंग क्वालिटी। किसी समूह को दिशा दिखाने के लिए निम्नलिखित गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है मार्गदर्शन करने के लिए? किसी की आवश्यकता होती है? लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हेन इज कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संचार प्रक्रिया कब पूरी होती है? तो जब कोई भी मैसेज को पाने वाला व्यक्ति मैसेज पाकर उसको समझ लेता है तो इसे संचार प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आंसर होगा डी, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। 44वां क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? शोरगुल। कोई भी बात कहिए, क्लास में अगर शोर हो रहा है तो आप टीचर की बात को सुन नहीं पाएंगे। सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। तो संचार का सबसे बड़ा दुश्मन जो है शोर है। ठीक है, 45th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार के लिए किस चीज़ से बचना चाहिए? देखिए प्रभावी अगर आपको संचार करना है तो आपके संचार में यानी कम्युनिकेशन में स्पष्टता होनी चाहिए। ये नहीं कोई भी बात बोले जा रहे हैं और सामने वाले को कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर मैसेज होना चाहिए। यानी कि कहता है कि प्रभावी संचार अगर करना है तो किस चीज़ से बचना चाहिए? एम्बिगिटी यानी कि अस्पष्टता से बचना चाहिए। आंसर होगा सी। ये थे आपके 45 क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित। आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस जो माइनर पेपर से रिलेटेड हैं, सभी प्रकार के माइनर पेपर के MCQs आपको उपलब्ध होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।